एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम कंटिन्यू हर वीक में 2 से 3 टेस्ट हम अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे ग्रुप डी का हो या सिटी का कोई भी पेपर हो। नॉलेज हब मॉक टेस्ट सीरीज़ में जो हमने हरियाणा पुलिस की सीरीज चला रखी है उसी का आज 5वां टेस्ट हम करेंगे। और अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ पुलिस के लिए है। आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। और अगर आपका सीटी का कोई भी पेपर हो हरियाणा का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 25% शामिल है हरियाणा जीके के। और HSSC जो भी पेपर लेगी उसमें 25% हरियाणा जीके आएगी, चाहे ग्रुप डी का हो, हरियाणा पुलिस का हो, चाहे सीटी का हो। तो ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। 100% इसके अंदर हम करेंगे और सभी प्रश्न का हम डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे आपको। इसके बाद आपको इसकी क्लास की PDF भी दी जाएगी, और ये PDF जो है इस क्लास की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब 7900 करके। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमारा नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आपको बहुत सारी PDF मिलेगी, हर प्रकार का स्टडी मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसके अलावा कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, भाई कौन सी भर्ती निकल रही है, कौन सा पेपर कब होगा, ये सारी जानकारी आपको हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज हब के अलावा दूसरा है, और वो है साइल अपडेट्स। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, भाई कौन सी भर्ती है, कब पेपर होगा, क्या एग्ज़ाम शेड्यूल आए, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी साइल अपडेट्स पर। नॉलेज हब पर आपको केवल स्टडी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड। बाकी एग्ज़ाम से, नई वैकेंसीज़ के बारे में, नए फॉर्म के बारे में, वो सारी जानकारी आपको साइल अपडेट्स पर दी जाएगी। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप साइल अपडेट्स को भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। 100% हम करेंगे और सभी प्रश्न का हम डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि महाराजा कृष्ण हरियाणा का संबंध किससे जोड़ते हैं। टू होम डज महाराजा कृष्णा कनेक्ट हरियाणा। हरियाणा का संबंध किससे मानते हैं, हरना, अहिरना, अभियरना या फिर आर्यन। तो महाराज कृष्ण हरियाणा का संबंध किससे जोड़ते हैं, तो ये जोड़ते हैं हरना से। कहाँ से, हरना। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, किस पुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकाश, जल और थल तीनों में मुक्ति है। अकॉर्डिंग टू विच पुराण इज लिबरेशन पॉसिबल इन स्काई, वाटर एंड लैंड इन कुरुक्षेत्र। किस पुराण में लिखा है भाई कुरुक्षेत्र के अंदर आकाश से भी, जल से भी और भूमि से भी, तीनों जगह से मुक्ति है। स्कंद पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण या फिर मत्स्य पुराण। तो ये बात लिखी है वामन पुराण के अंदर, वामन पुराण के अंदर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। आगे है प्रश्न नंबर 3, हरियाणा के किस स्थान को आदि सृष्टि का उद्गम स्थल माना जाता है। सृष्टि का उद्गम स्थल, देखो ये जो सृष्टि बनी है पूरी धरती, इसका उद्गम स्थल हरियाणा के किस स्थान को माना जाता है। मुगलावली, आदिबद्री, बंदरपूछ या फिर कुरुक्षेत्र। तो ये देखो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर को ब्रह्मांड के निर्माण की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। कुरुक्षेत्र के अंदर जो ब्रह्म सरोवर है उसको माना जाता है। अब इसमें क्या क्या है कि ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना, पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इसी स्थान यानी कि ब्रह्म सरोवर पर यज्ञ करके सृष्टि की रचना करी थी। और ब्रह्म सरोवर को आदि सरोवर भी कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि ये चारों युग, सतयुग में भी था, ये त्रेता में भी था, द्वापर में भी और अब कलयुग में भी ब्रह्म सरोवर जो है ये चारों युगों में भी था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना यहीं पर करी थी। और ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो हरियाणा में सृष्टि का उद्गम स्थल कहाँ माना था, कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र भी ठीक है, और ब्रह्म सरोवर हो तो पहले ब्रह्म सरोवर निशान लगाना है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर आपको याद रखना, अगर ब्रह्म सरोवर नाम याद है तो हम बता सकते हैं कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है उसको सृष्टि का उद्गम स्थल माना जाए कि सृष्टि वहां से शुरू हुई थी। आगे है प्रश्न नंबर 4,
किस किले को हरियाणा का मुख्य द्वार के नाम से जानते हैं? मेन गेटवे, यानी कि हरियाणा का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। कौन सा ऐसा किला है? गोहाना किला, महम किला, बहादुरगढ़ का किला या फिर महेंद्रगढ़ का किला? तो देखो, बहादुरगढ़ के किले को हरियाणा का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। यह किला झज्जर किले से दिल्ली से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, झज्जर जिले के अंदर है। इसे 1658 ईस्वी में नवाब सैफ खान द्वारा बनवाया गया था और बाद में महाराजा करम सिंह ने इसे पुनर्निर्मित किया था। देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। आधे से ज़्यादा बच्चों को याद होगा कि हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं बहादुरगढ़ के किले को। इतनी बात खत्म हो गई। डिस्ट्रिक्ट भी पता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? झज्जर जिला। लेकिन ये नहीं पता होगा कि बहादुरगढ़ के किले को किसने बनवाया था और कब बनवाया था। तो 1658 ईस्वी में नवाब सैफ खान ने यह बनवाया था बहादुरगढ़ का किला। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था महाराजा करम सिंह ने। महाराजा करम सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नवाब सैफ खान ने इसको बनवाया था 1658 के अंदर। महाराजा करम सिंह, ध्यान रखना, पुनर्निर्माण वाले हैं। झज्जर जिले के अंदर है ये बहादुरगढ़ का किला। ये जो एडिशनल डाटा दिया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नवाब सैफ खान 1658 और महाराजा करम सिंह पुनर्निर्माण, ये सारी जानकारी है बहादुरगढ़ का किला के बारे में। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। बहादुरगढ़ का किला, इसको हरियाणा का मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 5। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? फजल अली जो कमीशन था, सबसे पहले तो इसका क्या काम था? इसका काम था भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर भारत के अंदर नए राज्य बनाना। ये जांच करना था फजल अली कमीशन का। अब फजल अली कमीशन की सिफारिश पर सबसे पहला जो राज्य बनाया गया था वो बनाया गया था आंध्र प्रदेश। यह भी ध्यान रखना, भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसने कहा गया रिपोर्ट कब दी थी? इसने, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? 2 प्रश्न पूछ रहे थे कि फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था। दूसरा है कि इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। दोनों ही चीज अलग अलग डिटेल में बतानी है। देखो, फजल अली आयोग ये राज्य पुनर्गठन आयोग था और इसने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में प्रस्तुत करी थी। 22 दिसंबर 1953 को गठित आयोग में फजल अली, KM पणिक्कर, HN कुंजरू शामिल थे, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यापक सिफारिशें की और अंततः 1956 में लागू किया गया। फजल अली आयोग के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब गठन हुआ था? 22 दिसंबर 1953 को गठन किया गया था फजल अली कमीशन। 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग गठन किया गया था। रिपोर्ट इसने दी थी अपनी सितंबर 1955 के अंदर, लगभग 2 साल बाद। सितंबर 1955 में रिपोर्ट दी थी और ये लागू कब हुआ था? फजल अली आयोग का डिसीजन 1956 में, जब सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ था। सितंबर 1955 में इसने रिपोर्ट दी थी और 1926 में फजल अली कमीशन की जो रिपोर्ट है वो लागू की गई थी। ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। इसका मेन काम था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और इसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर हो गए थे। देखो, इसने पूछा कि अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी। इसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 1955 में और ये लागू कब करी गई थी? 1956 के अंदर। फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू करी गई थी 1956 में। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 1955 में और ये गठन कब हुआ था? 1953 में। तीनों ही ऑप्शन में दे रखे, तीनों ही चीज़ें आपको अलग अलग ध्यान रखनी है डिटेल में फजल अली कमीशन के संबंध में। अगला प्रश्न है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता, तो कहाँ प्रकट हुए थे? नाभि कमल तीर्थ, मानुष तीर्थ, इक्षुमती तीर्थ या फिर पुंडरी तीर्थ? तो देखो, ब्रह्मा जी को माना जाता है भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए थे। ठीक है, भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल के रूप में प्रकट हुए थे। कौन? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। तो क्या माना जाता, कौन सा तीर्थ है वो? नाभि कमल तीर्थ से संबंधित है। नाभि कमल तीर्थ, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7।
अंबाड़ा या अंबालिका क्षेत्र का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? अंबाड़ा या अंबालिका क्षेत्र का उल्लेख तो ये मिलता है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जिक्र मिलता है अंबाड़ा या अंबालिका क्षेत्र का। अंबाड़े का दूसरा नाम था अंबालिका। तैत्तिरीय ब्राह्मण क्षेत्र के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 8 है कि वामन पुराण में हरियाणा में कितने वनों का उल्लेख है? वामन पुराण के अंदर हरियाणा में कितने वन हैं वो बताने हैं, 5, 7, 9 या फिर 14। वामन पुराण में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के प्राचीन में स्थित ये 7 पवित्र वन है। कितने वन है वामन पुराण के अंदर? 7 पवित्र वनों का उल्लेख है और मुख्य है ये कुरुक्षेत्र से संबंधित। कुरुक्षेत्र के अंदर 7 वन बताए गए हैं जो 48 कोस परिक्रमा से जुड़े हैं। कौन कौन से 7 वन हैं ये देखो आप, जो वामन पुराण में जिनका जिक्र है। काम्यक वन, अदिति वन, व्यास वन, फ्लाकिवा वन, सूर्यवन, मधुवन, सीतावन, ये 7 वन हैं जो कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। वामन पुराण के अनुसार इन 7 वनों की पहचान की गई, इन 7 वनों का जिक्र किया गया है वामन पुराण में हरियाणा के अंदर। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। कितने वनों का उल्लेख है? 7 वनों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 9 है कि मसूद प्रथम ने हांसी पर कब आक्रमण किया? मसूद फर्स्ट ने हांसी पर कब आक्रमण किया? 33 में, 37 में, 39 में या फिर 1014 के अंदर? तो ये देखो, गजनी के महमूद के पुत्र मसूद प्रथम ने 1037 में हांसी के किले पर आक्रमण किया। ठीक है, पहली बात ध्यान रखो, मसूद प्रथम किसका पुत्र था? मोहम्मद गजनी के। इसने 1037 में हांसी के किले पर आक्रमण करके कब्जा किया था। ठीक है, हमला करा था मसूद प्रथम ने। हांसी के तलवारबाजों को निशाना बनाया जो तोमर राजवंश का एक महत्वपूर्ण गढ़ था। जब मसूद प्रथम ने हांसी पर आक्रमण किया तो किसका शासन था वहां पर? तोमर वंशों का शासन था। मसूद प्रथम कब आक्रमण करा? 1037 में। किसका पुत्र था? मोहम्मद गजनवी का। ठीक है, इससे पहले इसके पिता मोहम्मद गजनी ने इस क्षेत्र पर कराब आक्रमण किया 1014 में। मोहम्मद गजनी ने करा था 1014 में। ठीक है, इसने करा था 1037 की। तोमर वंशों का शासक था और इसके बाद तोमर राजा महिपाल ने 1043 में मसूद की सेना से हाथी और थानेसर को पुनः कब्जा वापस लिया था। देखो, 1037 में कब्जा करा था, लेकिन तोमर के राजा हुआ महिपाल, उसने 1043 में वापस हांसी और थानेसर को जीत लिया था मसूद से। 1037 में मसूद आया था, हांसी पर अटैक करा था और उसके बाद 1043 में इसको वापस भगा दिया था। तोमर राजा थे महिपाल, उसने। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। हांसी पर आक्रमण करा था 1037 के अंदर। तो प्रश्न नंबर 9 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1037 पर आक्रमण किया था महमूद प्रथम ने हांसी पर 1037 एडी में। आ गया प्रश्न नंबर 10, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना कब आरंभ की गई थी? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा पेपर में कई बार आ चुका है, ये हुई थी 1989-90 के अंदर। 1989-90 के अंदर ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा स्कीम लॉन्च की गई थी। प्रश्न नंबर 11 है कि हरियाणा के किस जिले के गांव बाल रगड़ान का नाम बदलकर बाल राजपुताना कर दिया है? तो ये था करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, असंध के अंदर। ठीक है, असंध तहसील है करनाल के अंदर, वहां पर था ये गांव। बाल रगड़ान का नाम कर दिया बाल राजपूत। प्रश्न नंबर 12 है कि किस जिले को छोटी काशी कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है मुख्य रूप से भिवानी को, लेकिन कैथल भी इसका सही आंसर है। ए और बी दोनों इसके आंसर सही हैं, लेकिन अगर पेपर में आपको कोई एक निशान लगाना हो तो सबसे पहले आपको निशान लगाना भिवानी के ऊपर। छोटी काशी मुख्य रूप से कहा जाता है भिवानी शहर को। ऑप्शन बी इसका आंसर लगाना है सबसे पहले, दूसरे पर ऑप्शन ए कैथल लगाना है। दोनों ऑप्शन है तो भिवानी लगाना है, अगर एक है तो कैथल या भिवानी में जो है वो लगाना है। हरियाणा की छोटी काशी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी और वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दिया गया है। आगे प्रश्न नंबर 13, नारनौंद का युद्ध। नारनौंद का युद्ध जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच किस वर्ष लड़ा गया? नारनौंद का युद्ध जॉर्ज थॉमस और सिख थे उनके बीच में हुआ था, कब हुआ था ये?
तो ये देखो, नारनौंद का युद्ध मार्च 1799 में सिख सेना जींद के महाराजा भाग सिंह और अन्य के नेतृत्व में और आयरिश साहसी जॉर्ज थॉमस के बीच में हुआ। देखो, नारनौंद की लड़ाई हुई थी 1799 में जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच में। जॉर्ज थॉमस कहाँ का था? आयरलैंड का था। और सिखों की साइड से कौन था? जींद के महाराजा भाग सिंह थे ये। ठीक है, ये सारी जानकारी दे रखे। नारनौंद का युद्ध थॉमस और सिखों के बीच में हुआ था। जींद के, पटियाला के और कैथल के सरदार इसमें शामिल थे। ठीक है, 1799 में इन्होंने सिखों पर शर्तें थोपी, लेकिन संघर्ष के बाद 1801-2 में उसका पतन हो गया था। तो ये युद्ध कब हुआ था? नारनौंद का युद्ध 1799 के अंदर हुआ था। ये सारी बात ध्यान रखनी है। आयरलैंड का जॉर्ज थॉमस और जींद का महाराजा भाग सिंह। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 1799। प्रश्न नंबर 14 है, लोकप्रिय स्मृति में किसे टिप्पेपेरी के राजा के रूप में जानते हैं? किंग ऑफ टिप्पेरा किसे कहा जाता है? जॉर्ज थॉमस, सूरजमल, छाजूराम या नेकीराम शर्मा? तो किंग ऑफ टिप्पेरा ये कहा जाता है आयरलैंड के जॉर्ज थॉमस को, जो ऊपर वाला हमने प्रश्न पढ़ा है। नारनौंद का युद्ध जिसने करा था 1799 में, इसे ही किंग ऑफ टिप्पेरी का राजा कहा जाता है, जॉर्ज थॉमस को। आयरलैंड का है, ध्यान रखना। ठीक है, आयरिश है ये। प्रश्न नंबर 15 है कि महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो किसने कहा है? द प्लेटो ऑफ जाट्स। महाराजा सूरजमल के बारे में ये बात किसने कही? तो ये उनके ही कोई समकालीन इतिहासकार थे, ना तो कार्नवालिस था, ना ये तीनों नहीं थे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, यदुनाथ सरकार ने। इनके समकालीन थे, महाराजा सूरजमल के समकालीन जो थे उन्होंने कहा था, यदुनाथ सरकार ने महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा था। आ गया प्रश्न नंबर 13, छाज आभूषण महिलाएं कहाँ डालती है? छाज आभूषण बाजू पर, कान पर, माथे पर या नाक पर? तो छाज आभूषण पहना जाता है माथे के ऊपर। माथे के ऊपर जो टिक्का पहनते वहीं पर होता है छाज आभूषण। पूरा फैला हुआ, पूरे माथे को कवर करता है ये छाज आभूषण। प्रश्न नंबर 17 है कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला सोने का जेवर क्या कहलाता है? पुरुषों द्वारा गलों में पहने जाने वाला तो होता है कटला। क्या होता है? कटला। कंठला भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, कटला भी है और कई जगह इसको आपको कंठला भी लिखा मिलेगा। ये होता है जो पुरुष गले में पहनते हैं, सोने का जेवर होता है ये। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 18 है कि कांसे के 2 टुकड़ों से बना हुआ वाद्य यंत्र जो ध्वनि पैदा करता है? ब्रास के 2 मेटल से बनता, ब्रोंज के, ये होता है झांझ। क्या कहते हैं इसको? झांझ कहते हैं, जो ब्रोंज के 2 मेटल के टुकड़ों से बना है। अब झांझ की फोटो भी देख लेते हैं एक बार। देखो, ये है झांझ। ये ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कई भजन कीर्तन रागनी वगैरह में कहीं भी देखा होगा। ये झांझ होते हैं, दोनों आप पकड़ के आपस में इनको बजाया जाता है। ये झांझ होता है, ब्रोंज का, कच्चा का ये बना होता है। वाद्य यंत्र है एक ये झांझ। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा झांझ। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि इनमें से क्या हरियाणा में अशुभ संकेत नहीं माना जाता? मतलब ये 4 दे रखे हैं, 4 में से 3 घटनाएं तो ऐसी है जिनको हम अशुभ मानते हैं हरियाणा के अंदर। एक ऐसी चीज़ है जिसको अशुभ नहीं मानते। तो जैसे कोई भी काम करे को छींक दिया तो ये हम अशुभ मानते हैं। गवाले की भैंस पर सवारी, ये भी हम अशुभ मानते हैं। घर से निकलते ही खाली पानी का घड़ा दिख जाए, खाली घड़ा दिख जाए, वो भी हम अशुभ मानते हैं। घर की मंडेर या छज्जे पर कौवे का बोलना, देखो ये अशुभ नहीं मानते। ये मानते हैं कि घर के छत पर कौवा बोल रहा है, इसका मतलब कौन आएगा? कोई मेहमान आने वाला है। ठीक है, मेहमान आने का संकेत मानते हैं इसको। घर की मंडेर या छज्जे पर कौवा बोलना, इसको हम अशुभ संकेत नहीं मानते। यही इसके अंदर पूछा है। छींकना ये भी अशुभ मानते हैं। गवाड़े की भैंस सवारी भी अशुभ मानते हैं। खाली घड़ा दिख जाए वो भी हम अशुभ मानते हैं। लेकिन छज्जे पर कौवा बोलना यानी कि इसका मतलब है कि घर में कोई गेस्ट आने वाला, मेहमान आने वाला है। आगे है प्रश्न नंबर 20। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना किस वर्ष शुरू हुई? बुढ़ापा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, देखो फिलहाल इसको 3200 करने की बात चल रही है, 3200 कर दी गई बुढ़ापा पेंशन। अब इसको हम देखते हैं कब से शुरू हुई थी। देखो, वैसे बुढ़ापा पेंशन का इतिहास 1966 से ही है, हरियाणा बना तब से ही।
लेकिन प्रॉपर कब से शुरू हुई थी? 81 से, 83 से, 85 से या फिर 87 से? क्योंकि मेन तो है ये वृद्धावस्था पेंशन के लिए, बुढ़ापा पेंशन के लिए पूछा गया है ये। देखो ये हरियाणा का जो डिपार्टमेंट है उसी की साइट पर है, समाज कल्याण विभाग जो है उसी की ऑफिशियल साइट पर इन्होंने लिख रखा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, और इसमें लिख रखा है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1964 को संयुक्त पंजाब सरकार के दौरान हुआ था। भाई जब हरियाणा बना ही नहीं था उससे पहले 1 अप्रैल 1964 जब हरियाणा और पंजाब एक थे उस समय शुरू हो गई थी। योजना के प्रारंभ में पेंशन की दर थी 15 रुपये प्रति माह। हरियाणा सरकार ने इस योजना को 1 नवंबर 1966 से ही लागू कर दिया था, जब हरियाणा बना तब से ही, और 2382 लाभार्थियों को पेंशन दी गई थी। लेकिन मेन जो है बुढ़ापा पेंशन का उदारीकरण, जो मेन स्पष्टीकरण जो दिया गया था वो ये है 17 जून 1987 से। 17 जून 1987 से उदारीकृत किया गया और 65 साल या उससे अधिक आयु वाले को 100 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाने लगी। शुरू में जब पेंशन शुरू करी गई हरियाणा में मुख्य रूप से वो थी 17 जून 1987 से, और 65 साल या उससे अधिक जो बुजुर्ग थे उनको 100 रुपये शुरू में पेंशन दी गई थी। 100 रुपये से पेंशन की शुरुआत की गई थी 17 जून 1987 से। राज्य सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अब देखो आगे वृद्धावस्था पेंशन योजना 1991 में शुरू करी, और जिसका अब नाम कर दिया है वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना। अब 1991 का क्या मतलब है? 1991 में क्या हुआ था? तो ये देखो ये योजना 1 जुलाई 1991 से लागू हुई और इसमें आयु 65 साल से घटाकर 60 साल कर दी गई। देखो वृद्धावस्था पेंशन 17 जून 1987 तब उम्र थी 65 साल, 100 रुपये पेंशन मिलती थी। 1 जुलाई 1991 को इसमें संशोधन किया गया और उम्र 65 से घटाकर 60 साल कर दी गई। अब भी 60 साल ही उम्र तक को मिलती है, बुजुर्गों को 60 साल से अधिक उम्र वालों को दी जाती है पेंशन। तो मुख्य रूप से यह है 17 जून 1987 से शुरू करी गई, और अगर ये बोले आयु कब घटाई गई, शुरू में 65 साल थी, बाद में 60 साल कब करी गई? 1 जुलाई 1991 को करी गई थी। तो इसके हिसाब से क्या आएगा? ऑप्शन डी 1987, जून 1987 में शुरू करी गई थी 100 रुपये के साथ। ठीक है, 100 रुपये शुरू में पेंशन दी जाती थी। प्रश्न नंबर 21 है आगे, किस हरियाणवी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री 2025 के लिए चुना गया है? पद्म अवार्ड अभी दिए गए, पद्म श्री, पद्म भूषण, ये सारे। तो पद्म श्री 2025 साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में किस एक हरियाणवी को पुरस्कार दिया गया है पद्म श्री का? प्रोफेसर विनोद शर्मा, डॉक्टर संतराम देसवाल, प्रोफेसर किशोर बछा या फिर डॉक्टर राकेश कुमार? तो देखो हरियाणा के डॉक्टर संतराम देसवाल को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री 2025 के लिए चुना गया है। वे एक प्रख्यात विद्वान, कवि और लेखक हैं। ये है डॉक्टर संतराम देसवाल। डॉक्टर संतराम देसवाल लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में पद्म श्री के लिए इनको चुना गया है। हरियाणा से इनका संबंध है। किस गांव से संबंधित है डॉक्टर संतराम देसवाल? तो ये है झज्जर जिले के खेड़गा गांव से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है सारा इनके बारे में। डॉक्टर संतराम देसवाल पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए इनको चुना गया है। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संतराम देसवाल। प्रश्न नंबर 22 है, एशियाई संसदीय सभा को किस हरियाणवी सांसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली हुई थी, उसमें पूरे इंडिया का प्रतिनिधित्व एक एमपी ने किया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो है हरियाणा से। पूरे जो भारत के एमपी है उसमें से एक हरियाणा का एमपी था जिसने इसका प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से। तो कौन था? किरण चौधरी, कृष्णपाल गुर्जर, नवीन जिंदल या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा? तो इसमें देखो अजरबैजान के बाकू में 17 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाली एशियाई संसदीय सभा के 15वें पूर्ण अधिवेशन में भारत भाग ले रहा है, और सांसद किरण चौधरी इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संसद मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो कौन करेगा? इसका कौन सा एमपी है? वो किरण चौधरी है, हरियाणा की एमपी है बीजेपी की तरफ से, जो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और कहाँ पर हो रही है ये एशियाई संसदीय सभा? ये हो रही है अजरबैजान की राजधानी बाकू के अंदर। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा किरण चौधरी। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू। आगे भी प्रश्न आएगा बाकू के, ध्यान रखना, अजरबैजान की राजधानी है ये। प्रश्न नंबर 23 है कि किस देश की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करी गई है? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट एक तैयार करा गया भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा के द्वारा। किस देश की तर्ज पर? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या सऊदी अरब? तो देखो मेन तो जो तैयार करी गई है वो है अफ्रीका की।
अफ्रीका की ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका है उसके आधार पर, और कहीं कहीं सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब और अफ्रीकी वॉल दोनों का संबंध है इससे। सऊदी अरब भी और अफ्रीका की ग्रेट वॉल भी है इससे। ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका और सऊदी अरब की वॉल के प्रोजेक्ट के ऊपर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ऑप्शन डी उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 24 है, एक उभयनिष्ठ ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा है, उभयधर्मी ऑक्साइड वो होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर ले। एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के भी साथ। तो इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यानी कि यह है अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करके नमक और जल बना सकता है। जैसे इसकी एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एसिड से रिएक्ट करवा दिया HCl से, ठीक है, ये पानी बन गया, ये सोल्ट हो गया। अगर इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक लवण बनाएगा और एक पानी बनाएगा। यानी कि जो एसिड से भी रिएक्ट कर ले, बेस से भी रिएक्ट कर ले और क्या बनाए, वाटर और साल्ट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ये एक बेस ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड ये भी एक क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 25 है, मरकरी की और कौन सी है? इनमें से एक मरकरी की और कौन सी है? हेमेटाइट, बॉक्साइड, सिनेबार या मैग्नेटाइट? देखो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये किसकी ओर है? ये है आयरन की। बॉक्साइड ये एल्यूमिनियम की ओर है। तो क्या बच गया, सिनेबार। सिनेबार जो है ये मरकरी की ओर है, मरकरी का आयशक है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका, सिनेबार। कई बार पेपर में पूछा गया है ये। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 26, कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाई। जो कार्बोनेट एसिड है वो किसके द्वारा ऑक्साइड में बदले जाते हैं? कार्बोनेटेड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाई कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, और ये किसका कौन सा प्रोसेस होता है? ये होता है कैल्सिनेशन का। कौन सा प्रोसेस है? कैल्सिनेशन, ऑप्शन ए। ये देखो, कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड कैल्सिनेशन। दिस मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग द ओर स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द अब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यानी कि हवा की अनुपस्थिति में या फिर लिमिटेड सप्लाई हवा के में कोई भी और है उसको मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक उसको हीट करना। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन होगी। जैसे जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में बदला जाता है, ZnCO3 को जब हीट किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे बनती है। ये सारा है कैल्सिनेशन का प्रोसेस। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 26 का। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब, वो ज्वाइन कर ले। काफ़ी सारी PDF, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। प्रश्न नंबर 27 है कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी के अंदर हम एक हाइपो नाम का एक कुछ यूज किया जाता है, जो फोटो वगैरह निकालते हैं उसके लिए। तो वो हाइपो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट? तो हाइपो जो होता है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसको हाइपो कहा जाता है, जो फोटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार किस रंग की लो के साथ जलता है? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए ब्राइट ब्लैंक फ्लेम। तो ये देखो, मैग्नीशियम की पट्टी एक चमकदार सफ़ेद लो के साथ जलती है। किसके साथ जलती है? सफ़ेद रंग की लो होती है, जो लाइट जो आग उठती है वो सफ़ेद रंग की होती है। मैग्नीशियम रिबन्स होते हैं जो। अगला क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खालिस्तान गति कहा जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड विच मूवमेंट? जो हमारे फूड नली होती है, जो भोजन की नली जहाँ से भोजन अंदर जाता है, तो वो एक बार फैलती है, एक बार तो बीडी हो जाती है, एक बार चौड़ी हो जाती है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पेरिस्टलेसिस, टॉक्सिक, डायस्टोर या फिर ऑक्सीलेटरी? तो
जो हमारी फूड पाइप है उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और ये कहा जाता है पेरिस्टालिसिस मोमेंट। पेरिस्टालिसिस मोमेंट उसको कहा जाता है, कर्मानुकुंचन उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 29। आ गया प्रश्न नंबर 30। हमारा जो दांतों का इनेमल है वो किस चीज़ का बना होता है? दांतों का जो ऊपर का वाइट हिस्सा है जो दांतों को मजबूती प्रदान करता है, दांत आपके जो सफ़ेद हैं इसके ऊपर इनेमल है, तो ये इनेमल किसका बनता है? तो ये बनता है कैल्शियम और फॉस्फेट का। ये कैल्शियम कार्बोनेट गलत लिखा गया है, ये छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट से ये मिलकर बनता है इनेमल जो होता है हमारे दांतों का, वो। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए। देखो इसके अंदर कुछ करेक्शन हो तो आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सारा डाटा सही मिलेगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और वहाँ पर ये सारी करेक्शन के साथ आपको दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि मानव शरीर का वह भाग जहाँ पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। आपको देखा होगा कई बार हम खाना खाते हैं तो वो कहते हैं भाई श्वास की नली में खाना चला गया, धसक आ गई, एकदम से खांसी हो गई, तो वो कहाँ होता है कि गले के अंदर ऐसा सिस्टम है जो हमारी पाचन नली और जो नाक से जो हम सांस लेते हैं वो दोनों एक जगह मिलती है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है वहाँ पर आके। इसलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। ये सारा सिस्टम होता है हमारे गले के अंदर। क्या होता है? गले के अंदर। मानव शरीर का वह भाग या डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रसनी या फ्रेनिक्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, ये होता गले के अंदर है। ऑप्शन में गला दे रखा है लेकिन प्रॉपर नाम है ये ग्रसनी फायरनिक्स, ये इसका नाम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ये वाला, ये हमारा उत्तर हो जाएगा ग्रसनी करके। ये नाम ध्यान रखना आपको, फायरनिक्स ये नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गले के अंदर है जहाँ से पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते आपस में मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा गला कंठ। ये ग्रास नली अलग होती है जिसके अंदर से भोजन जाता है, ये वो ग्रसनी नहीं है, ये अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना सी में और उसमें। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 32 है कि एक वयस्क मानव के पास कितने कैनन दांत होते हैं? कैनाइन कितने टीथ होते हैं हमारे पास? 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो उसमें से कैनाइन कितने होते हैं ये पूछा है। देखो आदमी के पास कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं और 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर होते हैं 8, 4 ऊपर 4 नीचे। कैनाइन होते हैं 4, 2 ऊपर 2 नीचे। प्रीमोलर होते हैं 8 और मोलर होते हैं 12। आधे दांत ऊपर होते हैं, आधे दांत नीचे। और जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं 20। ये भी ध्यान रखना, जब बच्चा होता है उसके शुरू में दांत आते हैं तो कितने दांत आते हैं बच्चे के? 20 दांत आते हैं, दूध के दांत बोलते हैं जिनको, वो 20 होते हैं। टोटल एक आदमी के होते हैं 32 दांत। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना, चारों नाम ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या क्या काम आती है सारी डिटेल यहाँ पे लिख रखी है। तो कैनाइन पूछा, कैनाइन होते 4। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, 4 होते हैं कैनाइन। कितने होते हैं? 4। आ गया प्रश्न नंबर 33। कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है? विच ऑर्गन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? जो हमारा भोजन है वो कहाँ पर लास्ट में जाके अब्जॉर्ब होता है, कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? तो वो जब हमारी छोटी आंत में पहुंच जाता है भोजन, तब हम ये कहते हैं कि भोजन हजम हो गया, डाइजेस्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत शरीर का मुख्य अंग है जो भोजन का पाचन और अवशोषक माना जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, ये करंट अफेयर से संबंधित है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी टिल। सफाई कर्मचारियों का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो यह बढ़ा दिया गया 31 मई 2028 तक, 31 मार्च 2028 तक। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? जैसे IPL होता है ना, ऐसे ग्रामीण प्रीमियर लीग, रूरल क्रिकेट लीग आयोजित करी जाएगी यहाँ पे। हुई है आयोजित, मतलब गाँव के खेल टूर्नामेंट करवाए गए यहाँ पे ग्रामीण क्रिकेट लीग के नाम से। और ये काम कराया किसने? बिहार राज्य ने। बिहार राज्य के अंदर ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 36 है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है? देखो भांग की खेती वैसे तो उत्तराखंड में भी होती है, हिमाचल प्रदेश में भी, सब मध्य प्रदेश में भी होती है, लेकिन एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत करी है और वो करी है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है
ताकि इसके औषधीय और औद्योगिक मूल्यों का लाभ उठाया जा सके? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 37। मिसिंग जनजाति ने लिलांग उत्सव मनाया है जो बुआई के मौसम का प्रतीक है। यह जनजाति किस राज्य से जुड़ी है? मिसिंग जनजाति किस राज्य से है यह बतानी है। मिसिंग जनजाति असम राज्य से जुड़ी है जो मुख्य रूप से अपने पारंपरिक फसल उत्सव अली ए लिंगंग के लिए जानी जाती है और यह त्यौहार फरवरी और मार्च के महीने में बुआई के लिए प्रतीक है। ठीक है, और इनका पारंपरिक नृत्य है गुम राग के साथ मनाया जाता है। देखो सारी बातें इसके अंदर लिख रखी है। मिसिंग जनजाति कहाँ की है? आसाम की। फसल उत्सव का क्या नाम है? अली ए लिंगंग। कब मनाया जाता है? फरवरी मार्च में। और नृत्य कौन सा होता है? गुमराग नृत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है ये मिसिंग ट्राइब का, असम से संबंधित है ये ट्राइब। तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, आसाम। प्रश्न नंबर 38 है कि भारत के किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, ऋषिकेश, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, हरिद्वार। विश्व शांति केंद्र भारत में पहला कहाँ खोला गया है? और ये खोला गया गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर खोला गया। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आ गया प्रश्न नंबर 39। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार अमेरिका 2024 में दुनिया का प्राथमिक धन निर्माता बनकर उभरा है। इस रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रखा गया है? द वेल्थ रिपोर्ट 2025 आई है और उसके हिसाब से अमेरिका 2024 में सबसे ज़्यादा पैसे वाला है, वेल्थ क्रिएटर यानी कि सबसे ज़्यादा धन निर्माता ये मान लो। तो इसमें भारत की कौन सी रैंक है? 8, 6, 4 या फिर 3? तो देखो अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2025 बाय नाइट फ्रैंक। देखो पहले तो ये ध्यान रखो, तो वेल्थ रिपोर्ट 2025 है किसने जारी करी है? नाइट फ्रैंक के हिसाब से। नाइट फ्रैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जारी करी है द वेल्थ रिपोर्ट 2025। इंडिया की रैंक है चौथी, पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान, भारत है चौथे नंबर पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, फोर्थ रैंक है भारत की। आ गया प्रश्न नंबर 40। भारत में नदी डॉल्फिन की जनसंख्या स्थिति 2024 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत में डॉल्फिन सबसे अधिक हैं? यानी कि एक रिपोर्ट आई है स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन इन इंडिया 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में डॉल्फिन सबसे ज़्यादा हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम या बिहार? तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन जो है वो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश नदी के यहाँ पर जितनी भी नदियाँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है। ऑप्शन सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 है कि गाय की राठी नस्ल कहाँ पाई जाती है? राठी ब्रीड की जो गाय है वो कहाँ पाई जाती है? हरियाणा, राजस्थान, बिहार या पंजाब? तो राठी नस्ल की गाय जो पाई जाती है वो पाई जाती है राजस्थान के अंदर, राजस्थान। अगला है प्रश्न नंबर 42। पशुओं की विदेशी नस्लों से सर्वाधिक दूध किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कौन सी ऐसी विदेशी ब्रीड है पशुओं की जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? ब्राउन स्विस, आयरशेयर, जर्सी यानी कि भैंस और गाय की नस्लें हैं जो सबसे ज़्यादा दूध देती है विदेशी, कौन सी है वो? तो वो है कि मवेशियों में विदेशी नस्ल में ये है होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन सबसे अधिक दूध देती है। क्या है ये? एक गाय है, नीदरलैंड और जर्मनी के अंदर वो पाई जाती है, जो 8000 लीटर तक दूध दे देती है एक बार ब्याने के बाद। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन ये एक गाय है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली मानी जाती है। एक बार ब्याने के बाद 8000 लीटर तक का दूध देती है। ये नीदरलैंड और जर्मनी के अंदर ये पाई जाती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय है ये, नीदरलैंड और जर्मनी में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 43 है कि गाय और भैंस की 6 साल की उम्र की दंत सूत्र बताएं। गाय और भैंस के जो बछड़े होते हैं, कटड़े होते हैं जिनको छोटे छोटे, वो 6 साल की उम्र के जब हो जाते हैं ये, तो इनका दंत सूत्र बताओ, दांत कैसे कैसे होते हैं इनके वो बताना है। देखो 6 साल की उम्र में गाय और भैंस के लगभग सभी 32 स्थायी दांत आ चुके होते हैं जो घुसना शुरू कर देते हैं। और इसका डेंटल फार्मूला ये है, बड़े डिटेल में समझते हैं, छोड़िए आप। यहाँ से देखो कुल दांत होते हैं 32, ऊपर और नीचे के सारे मिलाकर देखें तो सबसे पहले बात करें इंसीजर, ऊपर 0 नीचे 4, ऊपरी जबड़े में 0 निचले जबड़े में 4 इंसीजर होते हैं। कैनाइन ये नहीं होते इनके, गाय और भैंस के। उसके बाद होते हैं प्रीमोलर, दोनों जबड़ों में 3 3 होते हैं, 3 ऊपर वाले में 3 नीचे वाले में। और मोलर की बात करें तो ये भी 3 3 होते हैं। देखो कैनाइन होते हैं शेर वगैरह के, ये काम आते हैं चीरने फाड़ने के, शेर जैसे शिकार करता तो उसलिए
ये कैनाइन गाय और भैंस में नहीं पाए जाते। बाकी 3 प्रीमोलर होते हैं, 3 मोलर, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गए, ध्यान रखना। और इंसीजर ऊपर वाले में नहीं होते, नीचे वाले जबड़े में 4 इंसीजर होते हैं। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला पूछा गया था। तो इसके हिसाब से ये होता हमारा, ऊपर वाले में होते हैं 0 0, ऊपर वाले में तो है 0 0 3 3, नीचे वाले में है 4 0 3 3। ये फार्मूला होता है इनका दांत का। तो इसके हिसाब से क्या आएगा, ऑप्शन ए, ऊपर वाले जबड़े में 0 0 3 3, नीचे वाले में 4 0 3 3। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है कि बूटिया किसकी नस्ल है। बूटिया, तो बूटिया एक घोड़े की नस्ल है जो सिक्किम में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, सिक्किम के अंदर जो घोड़े पाए जाते हैं पहाड़ों के लिए, वो घोड़े। इसके अलावा कुत्ते की भी नस्ल होती है, लेकिन वो बूटिया नहीं, वो होती है भोटिया। भोटिया एक कुत्ते की नस्ल है और बूटिया एक घोड़े की नस्ल है। दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना। ये घोड़ा सिक्किम में पाया जाता है बर्फ़ वगैरह पे चलने के लिए। ऑप्शन सी उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इनमें से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है। एनिमल प्रोटीन कहाँ से मिलेगी, तो एनिमल को खून से भी। ये तो सारा छोटा ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, आलमगीर हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है। आलमगीर जो हड़प्पा साइट है वो किस नदी के किनारे है। चिनाब, गंगा, हिंडन या फिर सिंधु नदी। आलमगीर एक हड़प्पा स्थल है, कहाँ पर पाया जाता है ये। आलमगीर हड़प्पा स्थल हिंडन नदी के तट पर है। ये भारत के उत्तर प्रदेश में मेरठ के नज़दीक है और यह सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा का काम करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र बुझे तो वो है आलमगीर। किस नदी पर और किस नदी के किनारे है ये, हिंडन नदी के तट पर है। तो प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा हिंडन। प्रश्न नंबर 47 है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। देखो, जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो इसने पूछा श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसमें देखो कि जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक आचार्य स्थूलभद्र माने जाते हैं। जब महावीर स्वामी के निर्माण के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा, जब भद्रबाहु के अनुयायी दक्षिण में चले गए, दिगंबर बन गए, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो भिक्षुक उत्तर भारत में रुके और उन्हें सफ़ेद वस्त्र धारण करे, वे श्वेतांबर कहलाए। देखो, अब जैन धर्म 2 हिस्सों में था, श्वेतांबर, दिगंबर। तो दिगंबर ये थे भद्रबाहु के साथ, और स्थूलभद्र के साथ जो थे वो थे श्वेतांबर, और श्वेतांबर पहनते थे सफ़ेद कपड़े। अकाल पड़ा था मगध के अंदर, उसके बाद इसके 2 हिस्से हो गए थे। दिगंबर चले गए दक्षिण में, श्वेतांबर रह गए उत्तर भारत में। ये सारी बातें देखनी है इसके अंदर। तो प्रश्न नंबर 47 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्थूलभद्र। प्रश्न नंबर 48 है कि बाल विवाह प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी। बाल विवाह, चोल, कुषाण, बुद्ध या फिर गुप्त काल। तो बाल विवाह की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी गुप्त काल से, यानी कि मेजर मुख्य रूप से दिखाई जाने लग गया था। ये बाल विवाह प्रथा ओपन हो चुकी थी सबके सामने गुप्त काल के अंदर। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। परमार डायनेस्टी का, कलिंजर, राजा भोज, उपेंद्र राज या फिर राजा धंग। तो देखो, इसमें मालवा के परमार राजवंश की स्थापना उपेंद्र, जिसे कृष्ण राज के नाम से जानते हैं, उपेंद्र और इसको कृष्ण राज के नाम से जानते हैं, इसने 9वीं शताब्दी में करी थी परमार राजवंश की। और इसकी राजधानी पहले उज्जैन थी और बाद में इसको धार बना लिया गया था। परमार राजवंश की राजधानी पहले उज्जैन थी, बाद में इसको धार स्थापित कर लिया था। इसके अलावा इसकी एक अलग शाखा थी और उसकी स्थापना करी थी कनकपाल ने, गढ़वाल के परमार नाम से। वो करी थी कनकपाल ने 9वीं शताब्दी में। और मुख्य जो शाखा करी थी मालवा के परमार की, परमार राजवंश की, वो करी थी उपेंद्र ने। 9वीं शताब्दी में राजधानी इनकी उज्जैन थी पहले। तो प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, उपेंद्र राज, परमार राजवंश। प्रश्न नंबर 50 है, अलीनगर की संधि कब हुई थी। अलीनगर की संधि, ये भारत का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के कारण प्लासी का युद्ध हुआ था और इसी से अंग्रेज भारत में अपनी जड़ जमाने लग गए थे। अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। किसके बीच में, बंगाल का नवाब था मिर्जा सुराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी का था रॉबर्ट क्लाइव। और इस संधि की वजह से ही प्लासी का युद्ध हुआ था आगे चल के। 9 फरवरी 1757 को हुई थी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। इसी के बाद आगे प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 1757 में। प्रश्न नंबर 51 है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। देखो, नेशनल एलिफेंट तो वो तो है बंगाल टाइगर, लेकिन धरोहर पशु वो है एशियाटिक एलिफेंट।
एशियाई हाथी, नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय धरोहर पशु। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है कि 39वां सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद में फिलहाल चल रहा है, इसका थीम स्टेट कौन कौन सा है? सूरजकुंड मेला 39वां जो अभी फिलहाल चल रहा है फरीदाबाद के अंदर, इसका थीम स्टेट कौन से है? तो देखो 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा और इसमें उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम राज्य है, थीम स्टेट है उत्तर प्रदेश और मेघालय, ठीक है। और थीम कंट्री की बात करें वो है इजिप्ट, मिस्र। थीम स्टेट है यूपी और मेघालय और थीम कंट्री है मिस्र, इजिप्ट। 31 जनवरी से 15 फरवरी तक ये चलेगा। फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड का कौन सा नंबर का है? 39वें नंबर का है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है आपको। तो थीम स्टेट है उत्तर प्रदेश और मेघालय और थीम कंट्री की बात करें वो है इजिप्ट यानी कि मिस्र देश है। प्रश्न नंबर 53 है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो पहले तो होती थी चेरापूंजी में, लेकिन अब होती है मानसीराम के अंदर। दोनों ही जगह कहाँ पर है? ये मेघालय के अंदर है, ठीक है। गारो, खासी, जयंती की 3 पहाड़ियाँ आपने सुनी होगी, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों के बीच में दोनों स्थान है चेरापूंजी और मानसीराम। सबसे ज्यादा बारिश होती है मानसीराम के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, और ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा कानपुर। अगला प्रश्न है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और ये कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56 है कि संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर लीगल सॉवरेन यानी कि मैन, कानूनी वैधानिक संप्रभु किसके पास होता है? संसद के, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पर होता है। तो जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ सारा काम देखते संसद ही, सारे रूल रेगुलेशन संसद के हिसाब से ही तय करे जाते हैं। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है द्विसदनात्मकता की मुख्य विशेषता क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेटर जहाँ पर होता है, यानी कि वहाँ पर किसकी अध्यक्षता चलती है? संघात्मक व्यवस्था की, फेडरल सिस्टम वहाँ पर कहा जाता है। राष्ट्रपति सिस्टम जहाँ पर होगा वह होते हैं एक सदनात्मक। द्विसदनात्मक जहाँ पर होगी वहाँ तो होता है फेडरल सिस्टम। और भारत के अंदर है पार्लियामेंट्री सिस्टम, में ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 58 है कि सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर, या फिर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर पर। ये गलत लिख रखा है हिंदी में। तो सबसे अधिक बारिश पृथ्वी पर, सबसे अधिक बारिश होती है इक्वेटर पर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी, ये हिंदी वाला भी ये यही आएगा, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। ये भूमध्य सागर लिख रखा है हिंदी में, तो ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आएगा इक्वेटर पर। सबसे अधिक बारिश जो धरती पर कहाँ होती है वो इक्वेटर पर होती है, विषुवत रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू देखो ऊपर जो पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई थी, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहां पर हरियाणा की एमपी को जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी किरण चौधरी, तो बाकू वही है अजरबैजान की राजधानी। और किस चीज के लिए फेमस है? यह है पेट्रोलियम के लिए। अजरबैजान की राजधानी है बाकू जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 59 का। प्रश्न नंबर 60 है कि नगरों का नगर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ सिटीज, सिटी ऑफ सिटीज, कैलिफोर्निया, सिंगापुर, न्यूयॉर्क या मुंबई? सिटी ऑफ सिटीज, और ये कहा जाता है न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क सिटी आपने नाम सुना होगा, ये सिटी ऑफ सिटीज है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट। तो ये देखो दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजनाओं में इंदिरा गांधी नहर है, और इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर। और ये पंजाब के हरिके बैराज से निकलती हुई राजस्थान तक जाती है। इसकी लंबाई 650 से लेकर 850 यानी कि 837 किलोमीटर तक है इंदिरा गांधी नहर। और इसको मरु गंगा भी कहा जाता है, यानी कि मरुस्थल की गंगा। तो प्रश्न नंबर 61 में पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना, और वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हरियाणा, पंजाब के अंदर है भारत के, ध्यान रखना, पंजाब से राजस्थान में जाती है ये हरियाणा के थ्रू। अगला है प्रश्न नंबर 62, वन एवं पर्यावरण किसका विषय है? फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट है, कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं?
कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट के अंदर। फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट, देखो वन और पर्यावरण कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद वन और वन्य जीव पक्षियों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में, देखो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसको मिनी संविधान कहते हैं, उससे पहले तो जो वन होता था ये राज्य सूची के विषय थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद वन यानी कि फॉरेस्ट को और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया, समवर्ती सूची के अंदर। समवर्ती सूची के कौन से विषय होते हैं? वो विषय हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट ये दोनों समवर्ती सूची के हैं जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है प्रश्न नंबर 63, इनमें से कौन सा अधिनियम मूल विधि के अंतर्गत आता है? विच ऑफ दीज एक्ट फॉल्स अंडर सब्सटेंसिव लॉ, यानी कि दंड विधान के अंतर्गत आता है। पहला है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर का मतलब होता है जो कोर्ट अदालत जो मामले देखती है वो वाला। क्रिमिनल प्रोसीजर जिन पे जो दंड की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें हम मूल से सब्सटेंसिव लॉ ये आते हैं भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड के अंदर। सब्सटेंसिव लॉज जो होते हैं वो आईपीसी के धारा के अंदर आते थे। हालांकि अब आईपीसी को किसके तहत बदल दिया गया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता से। आईपीसी इंडियन पेनल कोड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करके। प्रश्न नंबर 64, ये है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय न्याय संहिता किस वर्ष लागू हुई? इन विच ईयर वाज द भारतीय न्याय संहिता इम्प्लीमेंट? बीएनएस जो आईपीसी की जगह ली है, बीएनएस ये कब लागू की गई थी? 2022, 23, 24 या फिर 25? इसमें देखो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो औपनिवेशिक काल में आईपीसी की जगह लेगी। बीएनएस किसकी जगह लेगी? आईपीसी की। ये जानते हैं इसको, भारतीय न्याय संहिता 2023, लेकिन लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू करी गई थी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी की जगह। दिसंबर 2023 में इसे संसद द्वारा पारित किया गया था और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी। दिसंबर में पारित हुआ था, दिसंबर 2023, और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे। 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो गया था बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, लागू हुआ था 1 जुलाई 2024, किसकी जगह आ गया? आईपीसी जो 1860 का कानून है उसके तहत। अब बीएनएस में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय है और 358 धाराएं हैं। बीएनएस में कितनी धाराएं? 358, और आईपीसी में थी 511। लगभग 150 के तकरीबन धाराएं इसमें हटा दी गई है। पहले आईपीसी में 511 धारा थी, बीएनएस में 358 धारा है, 20 अध्याय है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो राजद्रोह का जो था वो शामिल किया गया। इसमें सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पर शामिल किया गया, राजद्रोह को हटा लिया गया है, और महिलाओं से जुड़े अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान है। राजद्रोह का जो कानून था अंग्रेजों के टाइम का वो हटा दिया गया, इसका धारा 124 थी वो हटा दी है। ठीक है, ये है बीएनएस के बारे में। 358 धाराएं हैं, 20 अध्याय हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, दिसंबर 2023 में इसको मंजूरी दी गई थी। आईपीसी की जगह ये चलेगा भारतीय न्याय संहिता। तो इसने यही पूछा लागू कब हुई थी, तो लागू हुई थी जुलाई 2024 में। ठीक है, मंजूरी मिली थी 2023, दिसंबर 2023 में। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 65 है कि बीएनएस में सामूहिक अपराध को किस रूप से जानते हैं? मॉब लिचिंग जो होती है, एक साथ भीड़ जो पीट देती है। मॉब लिचिंग में माना जाता है कम से कम 5 या उससे अधिक आदमियों का समूह जब किसी को पीटता है एक ही पक्ष की सुनकर, वो होते हैं मॉब लिचिंग। और इसको कौन सा अपराध माना गया? इसको संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बीएनएस के तहत अब मॉब लिचिंग को संगठित अपराध माना गया है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, और यहां से अब शुरू होती है हमारी रीजनिंग। अब प्रश्न आएंगे रीजनिंग के। तो प्रश्न नंबर 66 है, पिक ऑड वन आउट, इनमें से अलग बताएं। लकड़ी, टेबल, कुर्सी, अलमारी। तो देखो कुर्सी, टेबल, कपबोर्ड, अलमारी ये सारे लकड़ी के बने होते हैं। तो लकड़ी तो एक मेन चीज हो गई इसकी। तो अलग क्या है इसके अंदर? लकड़ी। समझ गए? टेबल अलग है, चेयर और अलमारी तीनों लकड़ी से मिलकर बनती है। तो लकड़ी इनमें अलग है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 देखो, इसमें से अलग बताना है, क्या अलग है? 616, 634, 1000, 7000। तो देखो इसमें तो चाहे कुछ भी सोच सकते हो, सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। ठीक है, सारी सम संख्याएं हैं।
और इसमें जो प्रॉपर आंसर है वो है 1000, क्योंकि ये 10 का क्यूब है, एक परफेक्ट क्यूब यही संख्या बन रही है, बाकी कोई नहीं है। बाकी कोई अलग अलग लॉजिक आप लगा सकते हो, लेकिन मुख्य इसका लॉजिक यही बनेगा, 1000 जो है वो एक क्यूब रूट है। अगला प्रश्न है, ये सीरीज दे रखी है 30, 37, 54, 86, 150, 278। इसमें से अलग नंबर कौन सा है, रॉन्ग नंबर बताना है भाई, एक नंबर इसमें गलत है, वो कौन सा है। अब देखो, ये 5 का स्क्वायर जमा 5, एक 6 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर जमा 5, 9 का स्क्वायर जमा 5, ये 12 का स्क्वायर जमा 6, कोई लॉजिक सा नहीं बन रहा इसके अंदर। दूसरा जो हम सबसे मेन तरीका देखते हैं वो यही देखते हैं कि फटाफट इनके बीच का अंतर चेक करना। 30 और 37 के बीच का अंतर कितना है, 7 का। 37 और 54 के बीच का अंतर कितना है, 17 का। 86 और 54 के बीच का अंतर कितना है, 32 का। 86 और 150 के बीच का अंतर कितना है, 64 का। 150 और 268 के बीच का अंतर कितना है, 128 का। अब अंतर देखो, 32 का 64, 64 का 128, तो मतलब यहाँ पे अंतर कितना होना चाहिए, 16 का। तो सीक्वेंस यही तो बनेगी। यहाँ पे मान लो 36 है, तो अंतर पहले 6 का आएगा, सॉरी 8 का अंतर बन जाएगा, फिर 16 का, फिर 32, फिर 64, फिर 128। यानी कि जो 37 है ये गलत दे रखा है, तो 37 की जगह क्या देना चाहिए, 38 देना चाहिए। 37 की जगह 38 हो तो शुरू में अंतर बनेगा 8 का, फिर 16 का, फिर 32 का, फिर 64 का, फिर 128 का अंतर। तो इसमें से यही पूछा कौन सी संख्या गलत दे रखी है, तो 37 गलत दे रखी है। 37 की जगह क्या आएगा, 38 आएगा। फिर सीक्वेंस बनेगी 8 का अंतर, फिर 16 का अंतर, फिर 32 का, फिर 64 का, फिर 128 का अंतर। ठीक है। अगला है, ये देखो ग्रुप बना रखे हैं, जो रिलेशन इसका है सेम इसका है, इस आधार पर ये बताओ बीच की संख्या क्या आएगी। 84, 14 और 12, तो देखो 12 साते 84, ये 9 निम 81, ये 11 8 88। पहली संख्या और तीसरी संख्या आपस में गुणा हो रही है, मल्टीपल है पहली संख्या तीसरी का। ये 7 गुना है, तो 14 का 7 का क्या मतलब है कि बीच वाली का आधा है। ये बीच वाली संख्या का आधा करके तीसरी संख्या से गुणा कर दो, पहली संख्या बन जाएगी। इसमें देखो बीच वाली संख्या 18 है, इसका आधा कर दो तो कितना बन गया, 9, इसको पहली संख्या से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 81। ऐसे बीच वाली संख्या क्या है, उसका आधा 8 आना चाहिए, तभी तो 11 8 88 बनेगा। तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। क्या आएगा, 16 आएगा। बीच वाली संख्या का आधा करके तीसरी संख्या से गुणा कर दो, पहले वाली संख्या बनेगी। या फिर बीच वाली संख्या का आधा करके पहली संख्या से भाग दे दो, वो बनेगा। प्रश्न नंबर 70 है, ये डायरेक्शन का सवाल है। इसमें दिया है कि दक्षिण पूर्व पश्चिम है, उत्तर पूर्व दक्षिण है, तो इस हिसाब से पूर्व दिशा क्या रहेगी। ऐसे करना है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। हो गया। इसने कहा कि दक्षिण पूर्व पश्चिम बनता है, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये है। ठीक है। साउथ ईस्ट ये है, इसको बना दिया पश्चिम, यानी कि इधर लेके आना है। ये वाला कॉर्नर जब हम इधर लेके आए तो कितना डिग्री घूमेगा, ये 90 और 45 135 डिग्री। और ये ऐसे घूमेगा ना, उल्टा ऐसे घुमा रखा है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। ये कोना था भाई साउथ ईस्ट वाला। देखो ये साउथ ईस्ट का कोना था, इसको घुमा के हम इधर ले आए तो 90 डिग्री तो ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया, ये घूम के इधर आ गया, यानी कि 135 डिग्री हमने घड़ी की दिशा में घुमा दिया। आगे उत्तर पूर्व को दक्षिण, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट को साउथ बनाएंगे तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री अपने आप हो जाएगा। सही है। अब लास्ट में पूछा कि पूर्व कौन सी दिशा बनेगी, फिर कौन सी दिशा पूर्व बनेगी। देखो दक्षिण पश्चिम 135 डिग्री घड़ी की दिशा में पश्चिम बन गया, उत्तर पूर्व 135 डिग्री घड़ी की दिशा में दक्षिण बन गया। तो इसके हिसाब से पूर्व दिशा को 135 डिग्री घुमाने पर क्या बनेगी, वो दक्षिण पश्चिम बनेगी। क्या बनेगी, दक्षिण पश्चिम बनेगी, साउथ वेस्ट बनेगी। पूर्व दिशा को 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाने पर क्या बनेगी, दक्षिण पश्चिम बनेगी। तो इसने यही पूछा जो पूर्व दिशा है वो क्या बन जाएगी, तो पूर्व दिशा बन जाएगी दक्षिण पश्चिम। पूर्व दिशा बनेगी दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। इस पूर्व को 135 डिग्री घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाते साउथ और 135 घुमाते इधर आ जाएगी, साउथ वेस्ट बन जाएगी। प्रश्न नंबर 71 है, सोनिया का परिचय कराते हुए शास्त्री ने कहा कि वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। बेटे की बेटी की माँ यानी कि इसकी वाइफ हो गई है, और किसका बेटा है, ये शास्त्री का बेटा है। तो सोनिया क्या लगेगी, उसकी बहू लगेगी। उसके बेटे की वाइफ यानी कि शास्त्री की बहू लगेगी, पुत्रवधू। अगला है 72 कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष का कथन दे रखा है, कुछ मोती पैसे हैं और कुछ पैसे जेलर हैं। कुछ मोती जो है वो पैसे हैं और कुछ पैसे क्या है, जेलर है। ये बीच में पैसे हैं।
पहला है कि कुछ मोती जेलर है, मोती और जेलर का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दे रखा, गलत है। कुछ जेलर मोती है, फिर वही बात, कोई मोती और जेलर का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, गलत है। कुछ जेलर पैसे हैं, बिल्कुल जेलर और पैसे का ये हिस्सा कॉमन है, बिल्कुल सही है। कुछ पैसे मोती है, पैसे और मोती का हिस्सा कॉमन है, बिल्कुल सही। यानी कि तीसरा और चौथा निष्कर्ष बिल्कुल सही है, केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रश्न नंबर 72 का। प्रश्न नंबर 73 देखो, ये एक संख्या दे रखी है, इसमें से कहा है कि पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से अंक आपस में बदल दिए। भाई ये संख्या है, पहले को दूसरे से यानी कि 4 9 को बना दिया 9 4। दूसरा है 3 1, इसको लिख दिया 1 3। तीसरा है 6 8, इसको लिख दिया 8 6। अगला है 7 5, इसको लिख दिया 5 7, लिख दिया। अब इसने कहा है कि इसमें बाएं छोर से 7वां अंक, लेफ्ट से 7वां अंक, 1 2 3 4 5 6 7वां अंक क्या हो गया 5। इसके बाएं से तीसरा अंक कौन होगा, इसके लेफ्ट में तीसरा अंक, पहला दूसरा तीसरा, क्या बनेगा 3 होगा। अंकों को आपस में बदलो, पहले दूसरे को आपस में बदलो, तीसरे चौथे को आपस में, पांचवें छठे को आपस में, सातवें आठवें को आपस में बदल दिया। फिर इस संख्या जो बनेगी उसके लेफ्ट साइड का 7वां अंक वो आएगा 5। इसके लेफ्ट में तीसरा, तो इसके लेफ्ट में तीसरा क्या आएगा 3 आएगा। ऑप्शन में 3 है, कहीं नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 74 देखो, 1992 का कैलेंडर फिर किस वर्ष प्रयोग किया जा सकता है। जो 1992 का कैलेंडर था, सेम वैसा ही कैलेंडर कौन से साल का बनेगा, 2016 2020 2018 2010। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो पेपर में कई बार सवाल आता है कि कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा। तो पुनरावृत हुए वर्ष की स्थिति में यदि दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है तो हम 28 जोड़ देते हैं। 1992 एक लीप वर्ष है, यानी कि जो साल दे रखा ना उसको 4 से भाग दे दो, 4 से भाग हो गया तो वो लीप वर्ष है। 1992 4 से भाग हो गया तो मतलब एक लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष दे रखा तो अगला कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा, तो 28 जोड़ दो। 1992 में 28 जोड़ दिया तो 2020 के बाद रिपीट होगा। भाई लीप वर्ष वो होता है जो 4 से भागो। अब 1992 में लीप वर्ष है, 1993 नहीं है, 1994 नहीं है, 1995 नहीं है, 1996 फिर लीप वर्ष आएगा। यानी कि लीप वर्ष से 1 साल आगे है, ये लीप वर्ष से 2 साल आगे, लीप वर्ष से 3 साल आगे। अगर 1993 94 95 पूछता तब क्या करते। देखो अगर बात हो रही है लीप वर्ष की, खाली लीप वर्ष हो, कोई भी साल दे रखा हो, उसका कैलेंडर कब होगा, वो 28 साल बाद रिपीट होगा। जैसे 2001 लीप वर्ष है तो 2028 का कैलेंडर है वो सेम होगा, 28 साल बाद एक कैलेंडर रिपीट होगा लीप वर्ष का। अगर लीप वर्ष से 1 साल फालतू है, जैसे 2001 4 से भाग नहीं होता ना, लीप वर्ष नहीं है, तो सेम कैलेंडर 2006 साल के बाद रिपीट होगा। कितने साल के बाद सेम कैलेंडर रिपीट होगा, 6 साल के बाद रिपीट होगा वो। अगर लीप वर्ष से 2 साल ज़्यादा है, यानी कि 1994 है, जब इससे 4 से भाग देंगे तो 2 से बचेगा, यानी कि लीप साल से 2 साल आगे है, तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा। सेम 3 साल वाले के लिए है। 1995 का कैलेंडर है वो लीप ईयर से 3 साल आगे है, तो ये कैलेंडर भी सेम 11 साल बाद रिपीट होगा। लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो होगा 4 साल बाद, 28 साल बाद रिपीट, सॉरी। लीप वर्ष से 1 साल आगे का कैलेंडर है वो 6 साल बाद रिपीट होगा। लीप वर्ष से 2 साल या 3 साल ज़्यादा का कैलेंडर है वो हमेशा 11 साल बाद रिपीट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो कैलेंडर लीप वर्ष का है वो 28 साल बाद सेम उसी साल में आएगा। लीप वर्ष होता है जो 4 से भाग हो जाए, ये ध्यान रखना। तो 1992 में लीप वर्ष है, तो 1992 में 28 जोड़ेंगे तो 2020, तो 2020 का जो कैलेंडर है 1992 का कैलेंडर सेम होगा। तो प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 2020। प्रश्न नंबर 75 देखो, इसमें ये पूछा 4 के पीछे क्या आएगा, 4 के विपरीत। देखो 4 के साइड में है 1 और 3, तो 4 के साइड में 1 और 3 है, तो 1 और 3 तो आने से रहा, ठीक है। अब देखो 1 और 3 एक साइड 4 है, इधर देखो 1 और 3 के साइड क्या है 2, तो मतलब 4 के विपरीत दिशा में क्या हो गया 2, समझ गए। 3 के पूछे तो अब देखो अगर 3 का पूछ ले भाई 3 के विपरीत में क्या है, तो अब ये दोनों देखो डाइस में 1 1 2 2, तो मतलब जो फेस नहीं दिखाई दे रहे वो एक दूसरे के उल्टे हैं। 3 के उल्टा क्या है 6 है, इसमें 1 के 2 के उल्टा 4 था, ऐसे करना है। अगला है ये एक वर्ड दे रखा बड़ा सारा, FE फेलिक्टेशंस, इसका वर्ड उठाना है पहला, पहला क्या है F, चौथा क्या है I, पांचवा क्या है C,
सातवां क्या है, सातवां क्या है, 4 5 6, सातवां क्या है ए। उसके बाद 10वां क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओ। 11वां एन। 12वां एस। एफ आई। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, 10th, 11th, 12th लेटर इसका उठाना है, ठीक है। और ये जो वर्ड बनेगा फिक्शन बनेगा आपका, FICTION। और इसके बाद इसने पूछा है ये जो शब्द है इसके दाईं ओर से पांचों अक्षर, तो वो बनेगा दाईं ओर से, देखो वर्ड बनेगा ये फिक्शन, FICTION। और इसका दाएं साइड यानी कि लास्ट ये पांचों, वो आएगा लेटर सी। क्या आएगा, लेटर सी आएगा, ठीक है। लेटर सी आएगा क्योंकि जो वर्ड बनेगा वो फिक्शन वर्ड बनेगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 77। ये थोड़ा समझने का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से करना थोड़ा आराम से। इसमें दे रखा है कि 3 दोस्त हैं और सभी की उम्र अलग अलग है। एक है ए, एक है बी और एक सी। सभी की उम्र अलग है, मतलब ए सबसे बड़ा है, बी बीच की उम्र का, सी सबसे छोटा है। 3 दोस्त है, तीनों की उम्र है ए बी सी। ए सबसे बड़ी उम्र का, सी सबसे छोटा है। अब इसने कहा कि आज से 3 साल के बाद हम में से किन्हीं 2 की उम्र उसी उम्र की होगी जिस उम्र के हम अब हैं। मतलब भाई देखो, इस सवाल को एक बार तसल्ली से करना, समझने का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि 3 दोस्त है, उनकी उम्र है ए बी सी, ठीक है। ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, ध्यान रखना, ए बड़ा है सी छोटा है। इसने कहा कि 3 साल के बाद इनकी जो उम्र है ये हो जाएगी A+3 B+3 C+3। इसने कहा कि आज जो हमारे 2 दोस्तों की उम्र है ना, 3 साल के बाद फिर अगले 2 की उम्र हो जाएगी। मतलब सबसे बड़े तो आज ए और बी तो है, सबसे बड़ा ए है, दूसरे नंबर पर बी है, सी सबसे छोटा है। आज के 3 साल बाद, 3 साल बाद मान लो A+3 का हो जाएगा, बी 3 साल बढ़ के ए के बराबर की उम्र का हो जाएगा। जो ए की आज उम्र है वो बी से 3 साल बड़ा है। इसका मतलब समझ गए, कहने का मतलब क्या है। इसने कहा कि 3 साल के बाद आज इन दोनों की जो उम्र है ना, 3 साल के बाद ये बी और सी की उम्र ए और बी के बराबर हो जाएगी। तो मतलब ए बी से कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है ना, 3 साल बड़ा। और बी सी से 3 साल बड़ा हुआ। भाई 3 साल बाद इसने कहा है कि जो 2 दोस्तों की उम्र है ना आज, 3 साल बाद इन दोनों की इसके बराबर ही आ जाएगी वापस। ए और बी आज सबसे बड़े हैं। मान के चलो ए है 13 साल का, इसको आप ऐसे समझो, ए बी सी 3 दोस्त हैं, तीनों की अलग अलग उम्र मान ली। हम 3-3 साल का गैप लेके चलते हैं। कैसे, क्योंकि ए मान लिया 13 साल का, बी हो गया 10 साल का, सी हो गया 7 साल का। अब ये तीनों, इसने कहा कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद इसकी उम्र हो जाएगी 16 साल, इसकी हो जाएगी 13 साल, इसकी 10 साल। तो इसने प्रश्न में यही कहा है, जो आज 2 दोस्तों की उम्र है ना सबसे बड़ों की, 3 साल बाद अगले 2 की उनके बराबर हो जाएगी। यानी कि आज ए और बी की 13 और 10 है ना, 3 साल बाद बी और सी की 13 और 10 उम्र हो जाएगी। तो इसने कहा कि ए और सी के बीच उम्र का गैप कितना होगा, तो 3 और 3 6 का, 13 - 7 गए तो कितने साल का गैप हो गया, 6 साल का गैप हो गया। समझ गए। तो इसने यही पूछा है प्रश्न के अंदर, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में कितने साल का गैप रहेगा, तो वो होगा 6 साल का। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है सवाल नंबर 78। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके लाभ जो है उससे 600 रुपये अधिक है और लाभ कमाया इसने 14%, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कहने का मतलब क्या है कि भाई मैंने कोई वस्तु बेच दी, मान के चलो मेरे पास वस्तु थी कोई भी 1000 रुपये की थी। इसने कहा 1000 रुपये की वस्तु का मूल्य छोड़ो, इसने कहा है कि कोई लाभ कमाए ना उससे 600 रुपये की। मान लो कोई वस्तु बेची, मैंने 100 रुपये का लाभ कमाया है, तो उसका क्रय मूल्य इस लाभ से 600 रुपये अधिक था। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 700 रुपये। प्रतिशत की बात नहीं करी इसने, रुपए की बात करी है। लेकिन इसने लाभ प्रतिशत दे रखा, कितना लाभ हुआ था इसको, 14% लाभ हुआ था। लाभ कितना हुआ था, 14%। ठीक है। अब देखो 14% लाभ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है वो कितना है, प्रॉफिट से 600 रुपये फालतू है ना। प्रॉफिट कितना था,
14% का, यानी कि क्रय मूल्य का 14%, ये प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। और इसमें 600 रुपये फालतू था, ये दे रखा है इसने, ठीक है। तो क्रय मूल्य का 14% बटे 100 यानी कि 0.14 CP बन गया ये, प्लस 600, और इधर है कॉस्ट प्राइस के बराबर ही, तो 0.14 इधर आके घटेगा, तो कितना बचेगा 0.86 ऑफ कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर आ गया 600 की कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 600 को 0.86 से भाग देना है, और जब काटेंगे तो लगभग 698 के बराबर आएगा, 698 के बराबर, यानी कि कितना रुपए का कॉस्ट प्राइस आएगा 700 रुपये। एग्जैक्ट इसने वैल्यू दे रखी है, यानी कि डेसिमल पॉइंट में नहीं दे रखी, तो 700 इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई मान के चलो वस्तु का क्रय मूल्य हमने लाभ मान लिया 100 रुपये का, 100 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस मान ली, तो प्रॉफिट हो गया 14%, यानी कि कितना रुपए का प्रॉफिट हो गया 14 रुपये का। 14 का और 600 का अंतर कितना बना 86, लेकिन दे किसके बराबर रखा है वो 600 के बराबर, 86 बन गया अंतर, क्रय मूल्य और लाभ के बीच का अंतर 86 रुपये, लेकिन इसने दे रखा कितना 600 रुपये का। 100 की वैल्यू इसने पूछी है, 86 की वैल्यू है 600, 100 की वैल्यू निकालनी है, ये करना है। अगला सवाल नंबर 79। वोटिंग में एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले और 1296 वोटों से हार गया, कोई भी वोट अवैध नहीं थे, तो टोटल कितने वोट पड़े ये बताना है। वोटिंग हुई थी, तो वोट हुई तो मतलब कितने टोटल वोट हो गए 100%, एक को मिल गए 35%, तो दूसरे को कितने मिल गए 100 में से 35 गए तो 65%। भाई एक को 35 वोट मिले, एक को 65 मिले, अंतर कितना है दोनों का 30 का, 30% की वैल्यू कितनी दे दी 1296, टोटल वोट पूछा, टोटल वोट कितने थे 100, तो 1296 बटे 30 गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो करो, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 3 3 दूनी 6, 432 गुणा में 10 4320, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। टोटल कितने वोट पड़े थे 4320 वोट पड़े थे, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 80 है कि प्रतीक साइकिल खरीदने के लिए अपने मित्र से 5% साधारण ब्याज पर पैसे उधार लेता है, एक साल बाद अपने मित्र को कितने रुपए देगा अगर साइकिल 2550 रुपए की थी। सवाल यह है कि एक व्यक्ति ने एक साल के लिए 5% की दर से अपने दोस्त से उधार लिए 2550 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए, तो एक साल बाद कितने रुपए दे के आएगा, तो सीधी बात है मूलधन कितने उधारे थे 2550, दर 5% गुणा समय एक साल बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो करके 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 24, 127.5, यानी कि एक साल बाद कितने रुपए का ब्याज देगा 127.5, लिए कितने थे 2550, इसमें से 127.5 जोड़ दो, 0.577 और 5 और 1 6 और 2 2677.5, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सीधा सा साधारण ब्याज निकालना है, मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटे में 100 करके उसको मूलधन में जोड़ दो वो ब्याज को, ये उत्तर आ जाएगा 2677, ऑप्शन बी। इसके बाद सवाल नंबर 81। सवाल नंबर 81 क्या है कि एक लड़की है और उसके पास 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं, और टोटल रुपए है उसके पास 240। प्रत्येक मूल्य वर्ग के उसके पास समान संख्या में सिक्के हैं, तो टोटल संख्या बताओ कितने सिक्के, यानी कि 1 रुपए के भी उतने ही सिक्के हैं जितने 2 रुपए के हैं, और उतने ही 5 रुपए के सिक्के बराबर हैं, यानी कि 10-10 हैं तो 10 सिक्के 1 रुपए के, 10 सिक्के 20 के, 10 5 के, 20-20 सिक्के हैं तो 10 सिक्के 1 रुपए के, 20 सिक्के मतलब जितने भी सिक्के हैं सब बराबर हैं, 1 रुपए का भी, 2 का भी और 5 का भी, तो टोटल कितने रुपए हैं उसके, कितने सिक्के हैं उसके पास ये बताना है। भाई 1 रुपए का हमने मान लिया x सिक्के हैं, तो 2 रुपए के भी x सिक्के होंगे, 5 रुपए के भी x सिक्के हैं। अब 1 रुपए का x सिक्का कितने रुपए बनेंगे x रुपए, 2 रुपए के x सिक्के से कितने रुपए बनेंगे 2x, 5 रुपए के x सिक्के से 5x बनेंगे, टोटल कितने रुपए हो गए 5 और 3 x प्लस 2x 3x और 5x 8x, टोटल कितने रुपए हो गए 8x, लेकिन उसके पास रुपए दे कितने रखे टोटल 240, यानी कि 8x की वैल्यू कितनी आ गई 240, तो x का मान कितना आएगा 240 बटे में 8 कितना आ गया 30, यानी कि 30 सिक्के 1 रुपए के थे, 30 सिक्के ही 2 रुपए के थे और 30 सिक्के ही 5 रुपए के थे, क्योंकि x मान रखा है। टोटल कितने सिक्के हो गए तो 30 30 60 30 या 90, तो कुल कितने सिक्के थे उसके पास 90 सिक्के थे। ठीक है, ये करना है सिंपल सा। सवाल नंबर 82 देखो अगला, इसमें है कि सोमवार से शनिवार तक एक निश्चित स्थान पर एवरेज जो बारिश होती है 3.5 सेंटीमीटर,
लेकिन रविवार को ज़्यादा बारिश हो जाती है और इससे पूरे सप्ताह का औसत बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो बताओ रविवार को कितने सेंटीमीटर बारिश हुई थी? भाई देखो, सोमवार से शुक्रवार 6 दिन लगातार बारिश हुई, एवरेज होगी 3.5 सेंटीमीटर। रविवार को इतनी होगी कि 7 दिन की एवरेज 5 सेंटीमीटर हो गई बढ़ के। तो ये बताओ अकेले रविवार को कितनी बारिश हुई थी, ये बतानी है। देखो, सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे 3.5 सेंटीमीटर थी। तो टोटल बारिश कितनी होगी? 3.5 को 6 से गुणा कर लो, कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। 6 दिन में टोटल बारिश हुई थी 21 सेंटीमीटर। 7वें दिन मतलब मंडे टू संडे, 7 दिन की मिलाकर कितना एवरेज हो गया? 5 का। तो 5 7 35, टोटल बारिश होगी 7 दिन की 35 सेंटीमीटर। लेकिन सोमवार से शनिवार थी 21 सेंटीमीटर। तो अकेले इतवार को कितनी बारिश हुई होगी? 35 में से 21 घटा दो, कितना बच गया? 14 सेंटीमीटर। तो संडे को कितनी बारिश हुई थी? अकेले 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 दिनों की टोटल बारिश निकाल ली और 7 दिनों की टोटल निकाली, वो घटा दो, 7वें दिन की बारिश बच गई 14 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 83 है, किसी संख्या को 77 से भाग देने पर 30 शेष बचता है और यदि उस संख्या को 11 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? देखो, 77 से भाग देने पर 30 शेष बच गया और संख्या को 11 से, देखो 11 77 को भाग कर रहा है पूरा पूरा, बिल्कुल 77 11 से कट गया ना, तो इसका मतलब जो शेष है यही उत्तर बचेगा। ये शेष बच गया 30। 30 को जब हम 11 से काटें तो 11 दूनी 22, कितना शेष बचेगा? 8। तो क्या उत्तर आएगा? 8 उत्तर आएगा। ये सवाल है भाई। 77 जो है, हमने कोई संख्या 77 से भाग करी, लेकिन 77 11 का भी तो मल्टीपल है, तो 11 से भाग दो चाहे 77 से भाग दो, शेष 30 ही बचेगा। यानी कि जो शेष है इसको 11 से भाग फेर दे दो। दूसरा तरीका क्या है कि हमने वो संख्या कितनी मान ली? 77 + 30। भाई किसी संख्या में 77 से भाग देने पर 30 शेष बचता है, तो संख्या 77 से 30 फालतू होगी ना, यानी कि वो संख्या कितनी होगी? 107। अब इसको 11 से भाग देकर देख लो, 11 9 99, बचिया कितना? 8। शेष क्या बचेगा? 8। ऐसे कर लो, चाहिए जैसे आपको सही लगे वैसे कर लो। अगला है सवाल नंबर 84। इसमें दे रखा है कि एक 84 लीटर मिक्सचर है और दूध और पानी है इसके अंदर। 84 लीटर मिक्सचर है और दूध और पानी है और इसमें दूध है 30%। ठीक है, 84 लीटर मिक्सचर के अंदर 30% दूध है। मिश्रण में कितना दूध और मिलाए कि ये जो मिक्सचर है ये पानी 60% हो जाए? अब ये सवाल तो बड़ा अजीब है भाई। क्या है? 84 लीटर था, इसमें से 30 लीटर तो था मिल्क और 70 लीटर था, 70% था पानी। ये मिल्क था, ये वाटर था। अब ये कह रहा है कि वाटर का परसेंट 70 से घटाकर 60% करना, तो इसके अंदर मिल्क मिलाना पड़ेगा। तो कहा कितने लीटर और दूध मिलाए कि दूध की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, पानी की कम हो जाए। यानी कि पानी अभी 70% है, घटकर वापस 60% पानी आ जाए, तो दूध एक्स्ट्रा मिलेगा तभी तो आएगा। तो ये पूछा कि कितना अतिरिक्त दूध इसके अंदर मिलाया जाए ताकि दूध 40% हो जाए और पानी 60% बन जाए। देखो, मिल्क और वाटर है 3:7 में, 3:7 में। भाई दूध है 30% तो पानी है 70%। हमें यह बढ़ाकर बनाना है 4:6। दूध बनाना 60% और पानी, दूध बनाना 40%, पानी बनाना 60%। अब हमने मान लिया कि m मिल्क है वो ऐड किया गया, तो 84 था। 84 टोटल में से 30% यानी कि 0.3 हिस्सा इसका था, दूध का था। इसमें कुछ मिल्क हमने ऐड कर दिया। ओवरऑल जो मिक्सर बन गया 84 + m लीटर, उसमें दूध की मात्रा हो गई 40%। ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाऊं कि पहले 84 लीटर दूध था, उसमें टोटल दूध था 30%, 30/100 ये दूध था। अब इसमें हमने टोटल m मिक्सर दूध और मिला दिया, तो क्या बनेगा अब? तो नया दूध कितने हो गया? 84 + m लीटर, और इसमें दूध की कंसंट्रेशन कितनी इस मिक्सचर के अंदर? 40%, यानी कि 40/100। तो 30/100 को लिख दिया 0.3 और 40/100 को लिख दिया 0.4। यहाँ से m का मान निकालना है। m मतलब एक्स्ट्रा दूध जो हमने ऐड करा है, और m का मान आ जाएगा 14 लीटर। तो हमने 14 लीटर अतिरिक्त दूध इसके अंदर मिलाना पड़ेगा ताकि दूध और पानी का अनुपात 4:6 हो जाए, 4:6। तो सवाल नंबर 84 का क्या उत्तर हो जाएगा? 14 लीटर। 14 लीटर एक्स्ट्रा हमने इसमें ऐड करना है। सवाल नंबर 85 है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक पेज टाइप करने में 8 मिनट का समय लगता है, यानी कि एक पेज जो दे रहा हो टाइप करने में 8 मिनट लगती है। दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, यानी कि 1 घंटे तक वो 1710 पेज टाइप करना चाहता है। तो इस काम को कितने लोगों को नियुक्त करना चाहिए? भाई कोई भी एक आदमी अगर टाइप करेगा तो 8 मिनट लगाएगा एक पेज करने में।
टोटल पेज टाइप करना हमें 1710 पेज, और टाइम कितना हमारे पास 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का टाइम है, और 8 मिनट के अंदर एक पेज टाइप होता है। हमें 1710 पेज टाइप करवाने हैं, तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे काम पे, ये पूछा है। देखो, एक आदमी टाइप करने में टाइम लगाता 8 मिनट, पेज टाइप करने 1710, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 1710 गुणा में 8 मिनट, 13,680 मिनट हो गई। 1710 पेज टाइप करने के लिए 13,680 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि एक पेज 8 मिनट में होएगा, 1710 के लिए इसे गुणा करनी पड़ेगी। तो 1710 को हमने 1 घंटे में टाइप करवाना है। 1710 पेज को हमने 1 घंटे में टाइप करवाना है, यानी कि 13,680 मिनट टोटल लगेगी। तो 13,680 को 1 घंटे यानी कि 60 से भाग दे दो, सीधी सी बात है। हर आदमी 60 मिनट काम करेगा, तो 13,680 मिनट के लिए कितने आदमी लगेंगे, 13,680 को जब 60 से भाग देंगे तो कितने हो गया, 228। तो 1 घंटे में 1710 पेज टाइप करवाने के लिए 228 आदमी लगेंगे, 228। तो सवाल नंबर 85 का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 228। सवाल नंबर 86 है कि कक्षा में 25 लड़कियों की एवरेज आयु है 11.2 साल और शेष 15 लड़कियों की एवरेज आयु है 10 साल। सभी की औसत आयु बताओ क्या रहेगी। टोटल लड़की कितनी होगी, 25 और 10, 25 और 15 40 लड़की। 25 लड़कियों की औसत आयु है 11.2, यानी कि 25 गुणा में 11.2 जमा 15 लड़कियों की औसत आयु है 10 साल, यानी कि 15 गुणा में 10। तो 15 गुणा में 10 कितना बन गया, 150, और ये करेंगे तो 25 दूनी 50 और 250 275 और 5 280, यानी कि इनकी टोटल आयु आ गई 280 और इनकी आ गई 150। ये जोड़ दो टोटल और 40 से इसको भाग दे दो। इनकी टोटल एवरेज आयु आएगी 10 साल 75 वर्ष, 10.75 वर्ष, यानी कि 11.5 वर्ष इनकी एवरेज आयु आ जाएगी। सवाल नंबर 87 है, एक धारा में बिंदु बी बिंदु ए और सी के बीच में है, यानी कि एक ये ऐसे स्ट्रीम है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे सी है, और बिंदु बी है जो बीच में है, दोनों तरफ से बराबर बराबर। ए और सी अगर मान लो 2x है, तो ए से बी तक की भी दूरी x है और बी से सी की भी दूरी x है। ये इसने कहा है एक नाव ए से बी तक जाने में और वापस आने में 5 घंटा 15 मिनट का समय लगाती है। भाई धारा की दिशा में गई ए से बी तक, और फिर बी से ए धारा के उल्टी दिशा में आई, तो टोटल टाइम लगा 5 घंटे 15 मिनट। अब वही नाव ए से सी तक गई धारा की दिशा में 7 घंटे में, तो वापस आने में कितना टाइम लगाएगा, ये इसके अंदर पूछा गया है। वापस आने में कितना समय लगेगा, 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 3.5 घंटा। देखो, ए से बी तक जाने में लगे 5 घंटा 15 मिनट जाने में और आने में, ए से सी तक लगे 7 घंटे। अब धारा के अनुकूल दिशा में क्या होता है ना, भाई धारा की दिशा में गए तो नदी की स्पीड, भाई नाव की स्पीड और धारा की गति ये जुड़ जाएगी अनुकूल दिशा में, प्रतिकूल में ये घट जाएगी। बोट प्लस स्टीम ये जुड़ेगी अनुकूल में और विपरीत दिशा में घट जाएगी। गति का फार्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, हमने मान लिया नाव की गति है s, पानी की गति है w, पानी की गति है w, दूरी है a से b की x, तो b से c की भी x, और टोटल है 2x। तो अब देखो, a से b तक गया, x दूरी है, और स्पीड क्या हो जाएगी, नाव की प्लस पानी की स्पीड जुड़ जाएगी, प्लस a से b तक b से a वापस आया, तो धारा की चाल और नाव की चाल अंतर हो जाएगा। टोटल टाइम लगा था 5 घंटे 15 मिनट हो गया। अब इसने टोटल दूरी करी तय 2x, ए से सी तक गया है, तो 2x दूरी धारा के विपरीत दिशा में, इसको टाइम लगा 7 घंटे का। ये 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। पहली इक्वेशन ये बनेगी जो ए से बी तक की है, दूसरी इक्वेशन है ए से सी तक की जाने में, धारा के विपरीत दिशा का है ये। ठीक है, अब x अपॉन में x माइनस डब्लू यहाँ पे, और नीचे 2x, तो इसको 2 से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये 2x, ये भी 2x, और ये 5 घंटा 10-15 मिनट क्या हो जाएगा, 10 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। क्यों करा, क्योंकि 2x और ये कट जाएगा, दोनों इक्वेशन घटाएंगे जब ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 2x बटे में s प्लस डब्लू, और ये इधर बचेगा 10.5 घंटे में से 7 घंटे रहेगा, यानी कि 3.5 घंटे बचेंगे। कितना बचेगा, 3.5 घंटा। यही हमसे पूछा गया है। आने में कितना टाइम लगेगा, टोटल दूरी तो 2x वाली दूरी, तो ये टाइम लगेगा 3.5 घंटा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बस इसको। तो ए से सी तक वापस आने में 3.5 घंटे लगेंगे, ऑप्शन डी उत्तर। सवाल नंबर 88 है कि 1 + 1/a बराबर 4 है, तो 1 - 1/a क्या होगा। a + 1/a दे दिया 4, दोनों साइड स्क्वायर करो तो क्या आएगा, a²
जमा बी स्क्वायर जमा 2ab बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया ना 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ये हो गया। a माइनस 1/a का मान निकालना तो इसका स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये करना है ना, यानी कि a स्क्वायर जमा 1/a स्क्वायर माइनस 2a होना तो हमारा काम बन जाए। तो इसके लिए हम दोनों साइड 4 घटा दो तो ये क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2a और ये 16 में से 4 गया तो 12। ये किसका स्क्वायर रूट बन गया a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बन गया किसका है 12 के बराबर। और स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट कर देंगे तो 12 का रूट क्या हो गया 2√3। रूट 12 की वैल्यू क्या हो गई 2√3। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। पहले इसका स्क्वायर करो, ठीक है, दोनों साइड ये 16 आ जाएगा और इधर प्लस 2 आएगा और फिर इसका स्क्वायर करो तो ये होता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab और हमारे पास है a स्क्वायर जमा 1/a स्क्वायर जमा 2 और हमें लाना -2 तो इसमें से 4 घटाएंगे तो इस 16 में से भी 4 घट जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 88 का। सवाल नंबर 89 है कि 3 साल पहले एक नगर की जनसंख्या 2.5 लाख थी और वो 3% बढ़ी, अगले साल 4%, फिर 6%, तो अब नई जनसंख्या बताओ। 2.5 लाख थी वो, 3% बढ़ी तो कितनी हो गई 103/100, फिर 4% बढ़ी तो 104/100, 6% बढ़ी तो 106/100। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कट गई, यानी कि आपस में गुणा 25 को 100। ये सारा कट पिट के नीचे 4 है, ये 4 से 2 से कट जाएगा, ये सारी आएगी 2,83,868। सिंपल सा ऐसे ही करना है। 2.5 लाख को 103/100 फिर गुणा 104/100 फिर गुणा 106/100, 2,83,868 आ जाएगा। सवाल नंबर 90 है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी समझने का क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं P अनुपात Q में और R उनका HCF है। तो देखो R HCF है तो एक संख्या क्या होगी P गुणा R। भाई कोई संख्या का HCF है तो संख्या मल्टीपल होती है उसकी। एक संख्या P गुणा R होएगी, दूसरी संख्या Q गुणा R होएगी, बिल्कुल सही है। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा P गुणा Q गुणा R, ये एलसीएम आएगा इसका, बिल्कुल सही। पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है, एलसीएम P गुणा Q नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है। जो भी संख्याएं हैं उनको HCF का मल्टीपल होती है, तो पहली संख्या P है तो P गुणा R, दूसरी Q गुणा R, और इनका जब एलसीएम निकालेंगे P गुणा R Q गुणा R का तो एलसीएम आएगा PQR। ठीक है, PQ नहीं आएगा, PQR आएगा। तो चौथी स्टेटमेंट है वो गलत दे रखी है। ठीक है, सवाल नंबर 91। अब यहाँ से कंप्यूटर हो गया। प्रश्न नंबर 91, कंप्यूटर में BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इसमें किस प्रकार की मेमोरी होती है। इन व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी BIOS स्टोर्ड, तो ये होता है रोम के अंदर, EPROM होती है उसके अंदर ये स्टोर होती है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं इसको। 92 है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल, MySQL, पाइथन या लिनक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से लिनक्स, पाइथन एक लैंग्वेज है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बूटिंग का क्या अर्थ है, देखो आपने सुना होगा रिबूट कर दो मूव, यानी कि दोबारा से रीस्टार्ट कर देना। तो बूट का मतलब क्या होता है, सिस्टम को स्टार्ट करना, और रिबूट का मतलब दोबारा से स्टार्ट करना। तो बूटिंग का मतलब हो गया ऑप्शन बी, स्टार्ट करना सिस्टम को। 94 है, DBMS में नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। डाटा बेसिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या काम है, ये है तो डाटा की पुनरावृत्ति कम करना, रिड्यूसिंग डाटा रिडेंडेंसी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, डाटा की पुनरावृत्ति कम करना। इनमें से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। नेटवर्क डिवाइस जैसे हम वाईफाई वगैरह लगाते हैं तो नेटवर्क डिवाइस होती है, उसके अंदर राउटर भी होता है, हब भी होता है, स्विच भी होता है, लेकिन कंपाइलर नहीं होता। कंपाइलर है वो लैंग्वेज वगैरह कंपाइल करने के लिए काम आता है, नेटवर्क डिवाइस नहीं है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 96, ईमेल के अंदर CC का क्या मतलब है। मेल करोगे तो आपके पास एक CC लिखा आएगा और एक BCC। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC कर दिया तो उसमें पता लग जाएगा आपने मेल किस किस के पास फॉरवर्ड करी है, और BCC का मतलब किसी को ये नहीं पता चलेगा आपने ये मेल उसके अलावा किसको भेजी है। CC होती है कार्बन कॉपी, BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 97 है कि कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से फैलता है। प्रिंटर से नहीं, मॉनिटर से नहीं, स्कैनर से नहीं। कोई भी हम ईमेल के अटैचमेंट खोलें तो उससे वायरस फैलने के रिस्क है। कोई भी मेल के थ्रू आपको वायरस भेज सकता है। प्रिंटर में, स्कैनर में, इनमें वायरस नहीं होता। मेल वगैरह होती है उसके थ्रू वायरस आता है।
क्वेश्चन नंबर 98 है कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं। चार्ट बनाना है, कोई भी टेबल हमने ड्रॉ करनी है तो हम कहाँ जाते हैं, इंसर्ट कॉलम में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, इंसर्ट के अंदर। 99 है कि विंडो में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है, रीनेम के लिए। तो रीनेम की शॉर्टकट की है F2। प्रश्न नंबर 100 है 10 जो है इसको बाइनरी रूप क्या होगा 10 का। तो कोई भी संख्या को बाइनरी बनाना है उसको 2 से भाग दे दो, 2 5 10, कितना शेष बच गया 0। फिर इसको 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, कितना शेष बच गया, 5 में से 4 गया तो 1। इसको फिर 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, कितना शेष बच गया 0। फिर इसको 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2 भाग नहीं जाएगा, शेष बचेगा 1। अब इसको उल्टा लिख दो 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि ऑप्शन बी। संख्या को 2 से भाग देते रहो, जो शेष बचे वो एक साइड लिखते रहो और उल्टा चल जाओ नीचे से ऊपर, 1 0 की फॉर्म में आएगा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था आज का। 100 प्रश्न करे हैं, सभी का हमने डिटेल में सॉल्यूशन देखा है। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब का। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कंटिन्यू हम ये प्रैक्टिस सेट करने लग रहे हैं, चाहे हरियाणा CT का हो, ग्रुप D का या हरियाणा पुलिस का कोई भी एग्जाम हो। तो नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और यूट्यूब पर साइल अपडेट्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसका भी लिंक दिया गया है। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।